Okay. So yeah, this is basically the last class of electromagnetic induction, and we do not have to discuss anything new. We just have to जो fine tuning रह गए, do the fine tuning and also do past paper questions. ठीक है? क्या बेसिक बेसिक बातें ये रह गई हैं, जैसे पर्पस ऑफ स्लिप रिंग एंड कार्बन ब्रश, ये भी बता दूंगा, जो क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा उस वक्त भी कर लेंगे. ठीक है? और बाकी क्वेश्चंस करेंगे, सो वी विल अंडरस्टैंड कि क्या छोटी मोटी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए. सही. सो लेट्स डू. आई हैव सिलेक्टेड 5 क्वेश्चंस, देखते हैं हम कितने कर पाते हैं. वी हैव 40 मिनट्स. ठीक है, चलो. सो मुझे ये डायग्राम देख के बताओ अब्दुल रहमान कि ये एक मोटर की डायग्राम है या जनरेटर की है. विदाउट रीडिंग एनीथिंग, just look at the diagram and tell me how do you find out, how do you figure out कि it's the diagram of a generator or motor. जी अब्दुल रहमान, give me the phone. हाँ बस छोड़ दो, अभी यहाँ पे नजर आ रहा है. स्लिप रिंग्स लगी हुई हैं. कैन यू सी दो स्लिप रिंग्स? टू कंप्लीट स्लिप रिंग्स. जनरेटर, इन अ जनरेटर वी हैव स्लिप रिंग्स एंड वी हैव अ, जो मेन डिफरेंस है वो है बैटरी. बैटरी का होना और ना होना. तो यार बैटरी वाली जगह तो नजर ही नहीं आ रही, सो वी कांट सी दैट. बट स्लिप रिंग से मैं समझ गया ये जनरेटर है. समझ आई बात? अच्छा, इसकी 3D डायग्राम ये है. कैन यू सी मेनी टर्न्स, कैन यू सी मेनी टर्न्स ऑफ द कॉइल टू गेट मोर ईएमएफ एट द आउटपुट. ओके, चल. ये नॉर्थ ईस्ट साउथ पोल है. ये एक्सिस है जो ऐसे रोटेट करी है. यहाँ पे व्हील लगा है, वी आर रोटेटिंग इट लाइक दिस व्हिच इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगर हम घड़ी को देखें, इट गोस लाइक दिस. तो उसको यूं रिवॉल्व करेंगे. सो यहाँ पे करंट जनरेट होगा, इंड्यूस होगा, जो स्लिप रिंग्स के थ्रू आउटपुट पे पास ऑन होगा. मैं जल्दी से बता दूं कार्बन ब्रश और स्लिप रिंग का पर्पस बता दूं. देखो, कार्बन ब्रश का पर्पस है कि वो करंट को इस कॉइल से आउटपुट तक पास ऑन करे. स्लिप रिंग का भी इन अ वे यही पर्पस है, लेकिन स्लिप रिंग का ज्यादा मेन पर्पस आप कह सकते हो, ये ऐसे स्लिप होती हैं जिससे वायर आपस में ट्विस्ट नहीं हो. Because when they slip the wire, it prevents the wire from tangling or twisting. So what is the purpose of slip rings? It prevents the wires from twisting or tangling. स्प्लिट रिंग का पर्पस ये नहीं था. रिमेंबर, स्प्लिट रिंग का पर्पस 3 मार्क का भी आता था. उसका क्या पर्पस था स्प्लिट रिंग का, जो मोटर में पड़ा था? उसका पर्पस था कि वो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करता है. When the coil passes the vertical position, split ring reverses the direction of current in the coil. Slip ring का पर्पस, it prevents the wires from tangling, twisting. Carbon brush का पर्पस, it passes on the current from generator की बात हो रही है तो from the coil to the output, और अगर डीसी मोटर की बात हो रही है तो कार्बन ब्रश इज यूज्ड टू पास ऑन द करंट from the battery to the coil. समझ आ गई यार? लेकिन इसका पर्पस इज नॉट इन द मार्किंग की. इन द मार्किंग की दे डू नॉट यूज इट. हालांकि वन एडिशनल एडवांटेज ऑफ कार्बन ब्रशेस, ये थोड़ा फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है. इंस्टेड अगर कोई और चीज होती है, इसको हम ड्राई लुब्रिकेंट भी बोल सकते हैं, बट दे डू नॉट यूज दिस एज द मार्किंग की. ठीक है, समझ आ रही है बात? कैन यू रिपीट कार्बन ब्रश का पर्पस? But this we do not have to write in exam. What do we have to write in exam? Carbon brush का purpose? To pass on. It passes on the. It allows the current to pass on from stationary circuit to rotating circuit. देखो करंट यहाँ से आ रहा है, कार्बन ब्रश से पास ऑन हो जाएगा. नहीं, वो चेंज नहीं होते वो, क्योंकि वो अपनी जगह पे रुके हुए हैं. स्लिप रिंग और ये अटैच्ड है. First slip ring is permanently connected to the first carbon brush. Second slip ring, it does not move, it only spins and keeps on rubbing against the carbon brush. And continuously there is current का passing on from this to that. So slip ring, carbon brush इसलिए यूज होता है, स्लिप रिंग इसलिए यूज होता है ताकि वायर्स आपस में ट्विस्ट ना हो. ठीक है, चल. सो पहले पार्ट में क्या पूछा है, लेट्स सी. पहले पार्ट में पूछा है एक्सप्लेन व्हाई एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड. रिमेंबर, ये क्वेश्चन कब से चला हुआ आ रहा है? जब इंडक्शन की पहली लेक्चर थी, मैंने आपको बोला था ये क्वेश्चन हर, ये समझ लो लीक हो गया पेपर, कंफर्म आता ही आता है. व्हाई एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, जैसे ही कॉइल को रोटेट करते हैं, व्हाई एन ईएमएफ इज. अच्छा, बाय द वे क्वेश्चन हमेशा शुरू से पढ़ लिया करो एक दफा. कंस्ट्रक्शन फॉर एसी जनरेटर, व्हेन द कॉइल इज रोटेटेड एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल. क्वेश्चन, व्हाई एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड?
वही 3 लाइन का क्वेश्चन है। आप क्या लिखोगे? एज द कॉइल रोटेट्स, एज द कॉइल इट कट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या यूं बोल सकते हो एज द कॉइल रोटेट्स there is a change, there is a change in the number of magnetic field lines cutting the coil, hence an EMF is induced। क्या ये वापस से बताने की जरूरत है? एज द वही आंसर है जो मैग्नेट करीब लाने पे कॉइल में बिजली बनती थी। देखो वहां पे क्या होता था, मैग्नेट को करीब लाते थे, ले जाते थे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कॉइल को टर्न कर रहे हैं। सो कॉइल को टर्न करने से वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या कर रहा है? कट कर रहा है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आ रहा है और इसमें बिजली इंड्यूस हो रही है। ठीक है? सो डू आई नीड टू मेक यू राइट इट डाउन और इट्स अंडरस्टूड? कैसे आंसर करोगे? एज द कॉइल रोटेट्स देयर इज अ चेंज इन द number of magnetic field lines cutting the coil, hence an EMF is induced। I hope यहाँ तक कोई मसला नहीं है। What is the next part? The direction of, अच्छा next part है ये। State the purpose of slip rings। It prevents the wires from twisting। It prevents the wire from tangling। Okay. Next, the direction of current in the coil can be found from Lenz's law। कह रहे इस कॉइल पे करंट की डायरेक्शन लेंजेस लॉ से भी आ सकती है। स्टेट लेंजेस लॉ। कैन यू गाइस टेल मी व्हाट इज लेंजेस लॉ? प्रोड्यूसिंग इट। याद है मैंने बोला था इसकी स्टेटमेंट थोड़ी मुश्किल है याद रखना, लेकिन ये समझो ये अपने क्रिएटर को अपोज करता है। किसको अपोज करता है? क्रिएटर को। बस इसकी स्टेटमेंट आपको मेमोराइज करनी है। You have written it in the notes, you can just copy it down। The direction of induced current या induced EMF is such that it opposes the change producing it। It opposes the very change who is producing it। That's how we get the direction of current। से ये रट्टा लगाना है, लिख देना। Last point, what is the last point? The induced EMF can be increased by rotating the coil faster। We all know this। अगर coil faster rotate करोगे ज्यादा EMF induce होगा। एक और कोई तरीका बताओ to get more EMF। कुलसुम will tell us। Instead of rotating the coil faster, what else can we do? इसने तो एक चीज पूछी, आप मुझे दो बताओ। चलो बताओ। Very good। Increase the number of turns of the coil or increase the strength of the magnet। How can we increase the strength of the magnet? कल की क्लास में बताया था 3 ways। What are the 3 ways of increasing the strength of the magnet? Abdul Rahman, use a stronger magnet। Instead of saying larger, say stronger। Stronger magnet or bring the poles closer, a little closer। लेकिन उसकी एक लिमिट है, coil rotate करते रहे। और तीसरा तरीका क्या था अमर? What was the third तरीका? Increasing the strength। जी हाँ, how? वो हो गया, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट हो गया, पोल्स करीब कर दो, वो हो गया। वो नहीं, दैट्स मोर नंबर ऑफ टर्न्स तो एक अलग चीज। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म बढ़ाने का, आयरन कोर, यूज एन आयरन कोर। रैप दिस कॉइल ऑन एन आयरन कोर। ठीक, सॉफ्ट आयरन। और अगर वो पूछे व्हाई सॉफ्ट आयरन कोर, यू विल से बिकॉज़ सॉफ्ट आयरन इज अ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, इजी टू मैग्नेटाइज। ओके, दिस क्वेश्चन इज डन। जी भाई। It prevents the wires from tangling or twisting। Prevents the wire from twisting। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। अब आप लोग मुझे बताओगे, सही है? ट्राई करो, मैं कम समझाऊं, आप लोग ज्यादा समझाओ। It shows the structure of a simple AC generator। Can we all see it's a generator? Two reasons। No battery, we have got an output पे कोई बैटरी नहीं है, हमें यहाँ पे बिजली मिल रही है। And they are slip rings। Alright, that's the reason। अच्छा, फोन रख दो, फोन रख दो। क्वेश्चन लेबल करना है, कॉइल को C से, स्लिप रिंग को S से, कार्बन ब्रश को B से। वेरी इजी। कितने मार्क का? 1 मार्क का, 2 मार्क का क्वेश्चन है, बिल्कुल ही फ्री के मार्क्स हैं। कॉइल ये रहा, तो यहाँ पे ऐसे लाइन बना के C लिखते हैं। ठीक है, जिसने जो लेबलिंग का साइन बोला है वो यूज करें, पूरा कॉइल नहीं लिखना, जो उसने बोला है वो फॉलो कर। कार्बन ब्रश लाइन बना के, चाहो तो दोनों पे लाइन बना लो या किसी एक पे, दोनों पे लाइन बना के B लिख लो। स्लिप रिंग पे क्या लिखना है? S। Next part, AC generator is operating and the arrows show the direction of rotation। कितना बच्चों वालों, क्या ये repeated question है कि नहीं? क्या question है? Explain why। What do we need to explain? Explain why there is an EMF between the output terms।
बताओ आउटपुट टर्मिनल्स पे ईएमएफ क्यों है? तो पहले तो आपको बताने ईएमएफ प्रोड्यूस क्यों हुआ, उसका वही रटा हुआ जवाब है यहाँ पे। लेकिन मुझे लग रहा है आंसर को थोड़ा सा ट्विस्ट करना है, आंसर को थोड़ा सा। इसने पूछा है व्हाई इन ईएमएफ बिटवीन दी आउटपुट टर्मिनल्स। इसने ये नहीं पूछा व्हाई इन ईएमएफ इज इंड्यूस इन द कॉइल। कॉइल से लेके आउटपुट टर्मिनल तक कैसे पहुंचा? दिस इज एन एडिशनल पार्ट दैट मोस्ट स्टूडेंट्स विल मिस। व्हाट विल मोस्ट स्टूडेंट्स मिस? वो कहेंगे हाँ सर ने बोला था रट्टा लगा लो यही छाप देना। हर दफा ये नहीं चलेगा, थोड़ा सा आंसर ट्विस्ट करना होता है। यहाँ पे क्या ट्विस्टिंग नीडेड है? क्वेश्चन में डिफरेंस देखो क्या है। ये नहीं पूछा व्हाट व्हाई इन ईएमएफ इज इंड्यूस इन द कॉइल, पूछा व्हाई देयर इज एन ईएमएफ। अब मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं बिटवीन द आउटपुट टर्मिनल्स। प्लीज गौर से देखो, वेयर इज द कॉइल? हम नॉर्मली जो आंसर करते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज आएगा, ईएमएफ बनेगा, वो हम किसके लिए आंसर करते हैं? वो कहां बनेगा? ईएमएफ कॉइल में। अब ये ईएमएफ कॉइल से आउटपुट टर्मिनल तक कैसे पहुंचेगा? तो हमें किसका मेंशन करना पड़ेगा? स्लिप रिंग्स एंड कार्बन ब्रश का भी थोड़ा जिक्र करना पड़ेगा। दैट्स हाउ यू नीड टू ट्विस्ट योर आंसर अ लिटिल बिट, बिकॉज ईएमएफ यहां का पूछा। सो आई वांट यू टू राइट इट डाउन एंड आई विल चेक व्हाट हैव यू रिटन। जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। Let's see how you write the answer. I'll tell you the marks you have scored. सिर्फ ये, चलो मुझे इसे भी बता दो। चलो पहले पूरा आंसर लिख लो, चलो पूरा आंसर लिख लो। I'll see. Why is there an EMF? Why is there an EMF between the output term? Why is there an EMF over here? That's the question. मैं गाड़ी में चार्जर रखा हुआ है, मंगवा ले। चाबी नजीर के पास। हाँ, मोबाइल का चार्ज। चलो भाई, हो गया टाइम साहब, इतनी देर नहीं लगानी। चलो रीड योर आंसर अब्दुल रहमान, रीड योर आंसर। पूछ रहा है as the coil rotates, this change in number of magnetic field lines setting the coil and CM reduces. गुड, ये तो पिछला आंसर छाप दिया उसके बाद। which goes from slipping and carbon pressures in the metal line to the output. Correct, correct. The only additional line I was looking for, hence an EMF is induced in the coil, which passes through the carbon slip ring and the carbon brushes to the output terminal. This is the only additional line that I was looking for. आप पढ़ दो जल्दी से। करेक्ट। अच्छा, स्लिप रिंग 1 and 2 जो है ना अमन, दैट्स माय टर्मिनोलॉजी, इट्स नॉट मेंशन्ड हियर। So examiner will say, I do not know slip ring 1 and 2, but he will accept your answer because you have mentioned slip rings, okay? But which passes on through the slip rings and the carbon brushes to the output terminal. But this is also accepted what you have written, okay? जी, Kulsum. There is a change in what? No, there is no change in magnetic field. There is a change in the number of magnetic field lines cutting the coil. Please memorize it as it is, okay? There is a change in the
number of magnetic field lines cutting the coil, hence an EMF is induced. सही है? चलो आ जा तो नेक्स्ट पार्ट पे। अच्छा नेक्स्ट पार्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट मैं इसको थोड़ा ट्विस्ट कर देता हूँ, अपने हिसाब से चेंज कर लेता हूँ। लेट्स सी आप लोग इसको आंसर कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। अब्दुर्रहमान आपको मैंने आप लोगों को स्कूल में बताया था, सो आई होप आप यू रिमेंबर दिस। लेट्स सी, दिस इज अ नॉर्मल एसी जनरेटर। दे दो बेटा, आप दे दो, दोनों को ऐसे अटैच करके ना, ऐसे अब दे रहा हूं। ओके, दे आर सेफ हियर, डोंट वरी। ओके, सो आई वाज सेइंग, सो इट्स अ नॉर्मल एसी जनरेटर का आउटपुट का ग्राफ। You have to draw on the same graph, on the same sketch. If I decrease the number of turns of the coil, बना लोगे? If I decrease the number of turns of the coil, तो कैसा ग्राफ लगेगा? I have decreased the I have decreased the number of turns of the coil. Okay. I would suggest पहले कुछ points लगा लो। ये नहीं पता बस। मैंने स्पीड ऑफ रोटेशन चेंज नहीं की है, आई ओनली डिक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। ठीक है, ऑलमोस्ट सही बना है, ऑलमोस्ट सही बना है, लेकिन अगर आप क्रॉसेस लगा लेते ना तो और बेहतर होता। ठीक है, वेरी गुड। देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने दिखाया कि अच्छा स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए टाइम टेकन फॉर द वन वेव टू कंप्लीट इज सेम। ही हैज आल्सो ड्रॉन टू वेव्स, क्योंकि स्पीड ऑफ रोटेशन चेंज नहीं हुई है। लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक कहाँ हुई है, ये देखो, ये नजर आ रहा है। सो बेहतर था आप एक क्रॉस यहां लगाते इस पीक के नीचे, क्योंकि करंट इंड्यूस इस दफा कम होगा, बिकॉज हमने नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दिए। तो इस पीक के नीचे कहीं पर भी, जरूरी है यहाँ पे कहीं पे भी, लेट्स से इन्होंने ये पॉइंट फिक्स किया, लेकिन अब एक मसला है, अगर ये यहां पर है तो ये वाला जो ट्रफ है, इट हैज टू बी अबाउट द सेम बॉक्सेस। ये कितने बॉक्सेस है? 1 2 एंड 2.25 या 2 पॉइंट समथिंग। तो ये चेक करो, 1 2, ये थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, कैन यू सी? तो आपको किसने बोला था आप 2 पॉइंट समथिंग लो, आप यही ले लेते एग्जैक्टली। हाफ की तो बात नहीं की थी मैंने तो मतलब कम की है। हाफ की होते तो बिल्कुल आप इसके हाफ पे जाते। तो बेहतर ये पार्ट करना है, ठीक है। सो मैं क्या करूं, एक क्रॉस यहां लगा दिया, एक क्रॉस यहां लगा दिया। डू वी अंडरस्टैंड दिस? क्योंकि टाइम टेकिंग सेम है, तो एक्स एक्सिस पे सारे पॉइंट सेम जगह पे होंगे। ओके, दैट्स द सीआर। बेसिकली सीआरओ का क्वेश्चन था, मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया। सीआरओ जब पढ़ेंगे, आई लेट यू नो, इट्स वेरी इजी, इट विल ओनली टेक 10 मिनट्स फॉर सीआर। अच्छा अब सुनो, तो यार ये इसके बिल्कुल मैं ऊपर, लेकिन कितने बॉक्सेस, अगर मैंने ये 2 बॉक्सेस रखा है तो यहाँ पे भी कितने बॉक्सेस होना चाहिए? 2 बॉक्सेस, और इसके बिल्कुल ऊपर होना चाहिए। डू वी गेट दिस? एंड 1 पॉइंट ओवर है। फिर इसके नीचे लेकिन कितने बॉक्सेस? 2 बॉक्सेस। इज इट क्लियर? बिल्कुल इस पीक के नीचे, फिर एक बॉक्स इधर, फिर एक यहाँ पे 2 बॉक्सेस, इस ट्रफ के बिल्कुल ऊपर होना चाहिए 2 बॉक्सेस, और एक ये। नाउ अब बहुत ही आसान से अब आपको इनको ज्वाइन करने में मसला नहीं होगा। इज इट क्लियर? सो इट्स बेटर यू मार्क क्रॉसेस फर्स्ट एंड देन गो फॉर स्केच। चलो अब मैं अगर बोलता हूं आपको कि मैंने स्पीड ऑफ रोटेशन हाफ कर दी, आई हैव मेड द स्पीड, मैंने इसकी जो स्पीड ऑफ रोटेशन है वो डबल करना अभी तक बताया था कल, हाफ कर दिया। Who can do this? They're not here. अच्छा, स्पीड ऑफ रोटेशन क्या कर दिया है? इफ यू वांट टू थिंक अबाउट इट फर्स्ट, सोच लो। स्पीड ऑफ रोटेशन हाफ कर दिए, ठीक है। क्रॉसेस लगा, आई वुड सजेस्ट पहले क्या लगा? क्रॉसेस। स्पीड ऑफ रोटेशन हाफ, नंबर ऑफ टर्न सेम है। I've just
decrease the speed of rotation to exactly half. Okay, exactly half. तो पहले अगर दो वेव्स बन रही थी, अब इतनी ही टाइम में कितनी वेव्स बनेंगी? एक वेव बनेगी. There will be one wave. यहाँ पे एक वेव बनी थी, यहाँ पे हाफ वेव बनेगी. तो दिस पॉइंट शुड बी ओवर हियर. नो? यस. यस. नाउ दिस हाफ एंड दिस द अदर हाफ. तो पहले इतनी देर में दो वेव्स बन रही थी, अब कितनी वेव बनेगी? एक. क्योंकि पहले इतनी देर में दो दफा कॉइल घूमता था, अब एक दफा घूमेगा. अच्छा, व्हाट, एक सेकंड, वेट वेट. क्या पीक पे अमाउंट ऑफ करंट इंड्यूस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? स्पीड कम करने से करंट इंड्यूस्ड ज्यादा हो जाता है या हाफ हो जाता है? हाफ हो जाता है. सो पीक भी नीचे आनी चाहिए, राइट? कितनी नीचे आनी चाहिए? हाफ. तो अभी कितनी थी? अभी बॉक्सेस कितने हैं? 3 पॉइंट समथिंग. अब 1.5 हो जाएंगे. यस, राइट. इनके बिल्कुल बीच में. हाँ, ये 1.5. मैं ऐसे ऑन कर. डू वी अंडरस्टैंड दिस? बस सही है. ठीक है, तो इस तरह प्रोसेस लगाने. देखो ये दिखता आसान है, लेकिन इतना, थैंक यू, इतना आसान नहीं. हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस होगी तो सीआई में टाइम नहीं लगेगा. यू विल डू इट फास्ट. देखो, तो दो चेंजेस हुए हैं यहाँ पे. हाउ मेनी चेंजेस टुगेदर? 2 चेंजेस. स्पीड हाफ करने से इट विल टेक मोर टाइम, ट्वाइस द टाइम. पहले इतनी देर में दो वेव्स बन रही थी, दो दफा कॉइल घूमता था. अब इतनी देर में एक दफा कॉइल घूमेगा, बिकॉज यू हैव decreased the speed of rotation by half. So it will take twice the time. So we'll get only one wave. और स्पीड कम करने से करंट पे भी फर्क पड़ता है. तो अक्सर बच्चे ये एक फैक्टर चेंज करते हैं, दूसरा भूल जाते हैं. तो जब भी स्पीड ऑफ द कॉइल चेंज होगी, देयर विल बी चेंजेस टू टू थिंग्स, करंट और ईएमएफ इंड्यूस्ड एंड टाइम आल्सो. यहां तक बात समझ में आ रही है? आगे चलें. ओके, मैं इसको इरेज कर दूं. ओके, जस्ट अ सेकंड, मुझे कॉल पिक करनी है. इसी में एक क्वेश्चन याद है, मैंने एक और बताया था. अगर स्पीड ऑफ रोटेशन ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, रिमेंबर यू डिड दिस यस्टरडे, तो उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा, अगर मैं कहता हूं स्पीड ऑफ रोटेशन ग्रेजुअली बच्चा इंक्रीज किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, तो अब पीक भी बढ़ती जाएगी. यानी शुरू में पहले पीक ज्यादा बढ़ेगी, अगली दफा उससे ज्यादा बढ़ेगी, अगली दफा उससे भी ज्यादा बढ़ेगी, बिकॉज स्पीड बढ़ते जा रही है, कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रही है. हाफ में भी फर्क पड़ेगा. यानी कि जो ट्रफ होगा वो पीक से भी ज्यादा होगा, इवन विद इन द सेम वेव. ये चेक करो. तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो, अब ये मैं इसके लिए प्रोसेस नहीं लगा सकता, दैट विल बी टू डिफिकल्ट. सो आई जस्ट डू दिस, क्योंकि टाइम भी बढ़ रहा है. चेक कर, पहले यहां तक वेव हो रही थी, अब जल्दी हो रही है. और पीक मैंने यहां तक बनाया ना, अब इसका ट्रफ उससे भी बड़ा बनाना चाहूंगा, जगह नहीं है मेरे पास, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ. ये लो, ये देखो, पहले से ज्यादा है, पीक पहले से ज्यादा है, टाइम टेकन पहले से कम है. अब अगला जो टाइम टेकन है वो इससे भी कम होना चाहिए, और अगली जो पीक है, जो ट्रफ है, वो इससे भी ज्यादा होनी चाहिए. तो ये चेक करो, ये नोटिस कर रहे हो आप? नोटिस कर रहे हो? थैंक यू. अब यहाँ पे जगह नहीं बन रही मेरे पास, वरना अब ये चेक करो, अगली पीक इससे भी ज्यादा बॉक्सेस तक जानी चाहिए. चेक दिस. और टाइम टेकन, और कैन यू सी, तो ये होता जाएगा. कितनी वेव बनानी है? दो. तो अब यहां से आएगी और ये बिल्कुल यहाँ पे खत्म हो जाएगी. सो दैट्स व्हेन द स्पीड इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग. ओके, समझ आ गया? ग्रेट. अब आप लोग कर सकते हो. अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल. सॉरी, सच अ क्वेश्चन हैज कम, यू से. नहीं नहीं नहीं, इतना भी नहीं. बस जो मैं बता रहा हूँ यही कॉन्सेप्ट है, इतना ही काफी. ठीक है, इससे ज्यादा इसको और कॉम्प्लेक्स नहीं कर सकते. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो, क्या टाइम हो रहा है? वी हैव 11 मिनट्स.
अब देखो रिपीटेड क्वेश्चन दिखेंगे आप लोगों को। अगेन जनरेटर दिया हुआ है, ठीक है, और क्या पूछा हुआ है, और हमें पता भी है जनरेटर है, ऑलमोस्ट सेम डायग्राम, एवरीथिंग इज सेम। क्या पूछा है भाई पहले पार्ट में, मैं अब डायग्राम हटा भी दूं सो यू नो द डायग्राम कैसी होती है। ओके, सो द फर्स्ट पार्ट, द कॉइल रोटेट्स एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, इट शोज हाउ। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है, ये तो आई होप आपको याद होगा, आप लोगों ने तो कल किया, आपने थोड़े दिन पहले किया है, लेट्स सी आपको याद है कि नहीं, ये कौन सी पोजीशन ऑफ द कॉइल है और ये कौन सी पोजीशन ऑफ द कॉइल है? ये फ्रंट फ्रंट मैंने नहीं बोला, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, इज दिस हॉरिजॉन्टल, दिस इज हॉरिजॉन्टल पोजीशन। व्हाई? एक आंसर जो एग्जाम में नहीं लिखना वो ये है, बिकॉज है जब कॉइल हॉरिजॉन्टल होती है फोर्स एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होती है, और जब कॉइल वर्टिकल होती है, जब कॉइल वर्टिकल होती है, आई डोंट हैव अ कॉपी, ये देखो ये है कॉइल वर्टिकल, this is how the coil is vertical, north pole is here, south pole is let's say here, so magnetic field is like this. So if you want to keep it rotating, you also need to apply a force either like this or like this. In both cases the force is parallel to magnetic field, and whenever the force is parallel to magnetic field there is no current, right or wrong? So therefore there is no current. चलो, तो मुझे बताओ जब ये कॉइल स्टार्ट हुई थी, जब ये कॉइल घूमना शुरू हुई थी कुलसुम, तो वो कॉइल इनिशियली कौन सी पोजीशन पे थी? हॉरिजॉन्टल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल से शुरू। और जो हम लोग ये वाली वेव बनाते हैं उसमें कॉइल इनिशियली कौन सी पोजीशन से शुरू होती है? वर्टिकल से। तो कोई जरूरी नहीं है लास्ट टाइम जनरेटर बंद हुआ तो कॉइल या तो वर्टिकल में आके रुका होगा या तो हॉरिजॉन्टल में रुका होगा, है ना? ओके ग्रेट, चलो अब सवाल ये है, आ जाओ सवाल पर। सो व्हाई आई टेक मोर टाइम देन what we should spend on a question, because मैं थोड़ी सी आगे पीछे की बातें भी कर रहा हूँ। ओके, अब देखो इस पे आप लोगों को हंसी आनी चाहिए कि सर ये एक क्वेश्चन कितनी दफा आता है, व्हाई ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। क्या यहाँ पे कुछ ट्विस्ट करने की जरूरत है? नहीं, सिंपली कॉपी करो पेस्ट करो, कॉपी करो नोट से पेस्ट करो, बस आगे चलो। व्हाई द ईएमएफ इज, अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन मिला है। बताओ कभी कभार ईएमएफ पॉजिटिव होता है, कभी कभार ईएमएफ नेगेटिव होता है, कह रहे बताओ करंट दोनों डायरेक्शन में क्यों बन रहा है? कॉइल जब रोटेट करता है, इसको हम अलग अलग तरीकों से आंसर कर सकते हैं। देखो पहले ए बी वाली साइड इधर थी, सी डी वाली साइड इधर थी, चेक करो, ये चेक करो, लेट्स से दिस इज ए बी सी डी, और एक दफा सोचो कि ईएमएफ इंड्यूस क्यों हो रहा था? इस पे फोर्स लग रही थी अपवर्ड्स ए बी पे, जब ए बी लेफ्ट साइड पे था, और सी डी पे फोर्स लग रही थी डाउनवर्ड्स, तो इस कॉइल में करंट जनरेट हो रहा था इन एनी वन डायरेक्शन। इफ यू वांट टू फाइंड आउट यू कैन यूज राइट हैंड रूल। तो लेट्स से मैं यहाँ पे राइट हैंड रूल यूज करता हूँ, थंब फोर्स की डायरेक्शन होती है अपवर्ड्स, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर इज पॉइंटिंग इनटू द बोर्ड, इसका मतलब इसमें करंट इस वक्त ऐसे था, ए टू बी जा रहा था और सी टू डी आ रहा था। This was the direction of current if you rotate it clockwise, A to B, C to D. But जब ये 180 डिग्री रोटेट कर जाएगा तो क्या होगा? थोड़ा सोचो इस बारे में। What would you answer? How would you phrase your answer? Think about, because I don't want to just give you the answer. I want you to think about it. If you were sitting in an examination hall and suddenly this question appeared, how would you answer it? जी, पहले सोच तो लो, पूरा सोच लिया, बताओ। दो, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कितने मार्क्स है देखो जरा, मैंने आपको फोन पे भेजा है। अच्छा अब्दुल रहमान आप देख लो, कोई मसला नहीं है, फोन आपको दूंगा नहीं मैं। हाँ तुम फोन में खोलो, फोन में की क्वेश्चन खोलो, और मुझे बताओ, मैं भी ये क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, वेट। कितने मार्क्स का है? ओके 1 मार्क, तो यू कैन जस्ट ब्रीफली जी बताएं। सॉरी, ठीक है, अच्छा योर हाफ आंसर इज करेक्ट,
where you देखो just saying because it produces an AC current, वो यही तो पूछ रहा है why an AC generator produces an AC current, तो हम ये नहीं बोल सकते because it is an AC, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हमें बताना है ईएमएफ प्रोड्यूस क्यों हो रहा है, फील्ड लाइंस के कट होने की वजह से, राइट। किस वजह से हो रहा है, फील्ड लाइंस के। तो अगर याद है करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों बनता था, बिकॉज कभी कभार फील्ड लाइंस में इंक्रीज आता था, कभी कभार फील्ड लाइंस में क्या आता था, डिक्रीज आता। सो आइदर यू आंसर इट लाइक दिस, समटाइम्स there is an increase in the number of field lines cutting the coil and sometimes there is a decrease in the number of field lines cutting the coil, एक तो you can answer it like this is accepted. What is the other way of answering it, sir? After 180-degree rotation, as the coil rotates, the direction of force on the coil has also reversed. You know why? ये check करो. Earlier AB was being pushed upwards. Earlier AB was being pushed upwards. When AB comes over here, it is going to be pushed downwards. Therefore, there will be a current induced in the opposite direction. So बोलेंगे as the coil rotates, there is a change in the direction of force also, due to which the current is induced in the opposite direction. But better है आप वही पहला वाला आंसर करो. Sometimes there is an increase in the flux and sometimes there is a decrease of the magnetic flux. ठीक है? Next part. Next part है, और इसको यूं भी बोल सकते हैं, sometimes field lines cut in one way, sometimes field lines cut in the other way. Okay. Now we have made some changes to this generator. हमने कुछ चेंजेस कर लिए हैं इस जनरेटर में, सही है, इजी क्वेश्चन है. क्या क्या चेंजेस किए, वन एट अ टाइम चेंजेस किए कुछ. चलो, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज किया. अच्छा, वन एट अ टाइम का मतलब है एक साथ नहीं हुए, सही है. जब स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज किया तो टर्न्स को कुछ चेंज नहीं किया, स्पीड को चेंज नहीं किया. जब टर्न्स को चेंज किया, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कोई फर्क, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट वही रखी. और एक दफा क्या चेंज लेकर आए थे, फास्ट टर्न किया था. आपने बताना है किस चेंज पे क्या फर्क पड़ने वाला है. ओके, आर यू गाइस रेडी? ओके, फ्रीक्वेंसी का मतलब मैं बता दूं, कल मैंने आप लोगों को बताया था टाइम पीरियड को 1 अपॉन टाइम पीरियड करते हैं, व्हाट डू वी गेट, फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी इज द ऑपोजिट ऑफ टाइम पीरियड. कितनी नंबर ऑफ दफा वो घूम रहा है एक सेकंड में, दैट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. तो अगर टाइम पीरियड कम होगा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी. सुनो मेरी बात गौर से, अगर मैं स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ा दूं मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, स्पीड ऑफ रोटेशन कम कर दूं फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी. फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितनी दफा घूम रहा है कॉइल एक सेकंड के अंदर. So if you increase the speed of rotation, basically you are increasing the frequency of the coil. If you are decreasing the speed of rotation, you are decreasing the frequency and increasing the time period. Time period बढ़ रहा है, frequency कम हो रही है. ठीक है? Make sense? Frequency and time period are opposite. Speed बढ़ाने से time period कम होता है, frequency बढ़ती है. यूं समझ लो स्पीड और फ्रीक्वेंसी करीब करीब सेम चीज है. स्पीड बढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, स्पीड कम करेंगे फ्रीक्वेंसी. ओके, चलो अब आप लोग आंसर करोगे, जल्दी जल्दी बता दो. स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज करने से मैक्सिमम ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा था वो इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा या सेम रहेगा? इंक्रीज हो जाएगा. मैं एरोज बना देता हूं, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज स्ट्रॉन्गर मैग्नेट. लेकिन क्या कॉइल की फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं. डैश, नो, अनचेंज. इसको आप लिखोगे, डैश मत बनाना, एग्जाम में आप पूरा लिखना, ठीक है. इंक्रीज, नो चेंज, सेम, अनचेंज, व्हाटएवर यू राइट. ठीक है, स्टेज द सेम. मोर टर्न्स करने से मैक्सिमम ईएमएफ बढ़ जाता है, फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता. क्यों? हाँ, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी ना. नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एक सेकंड में कॉइल की स्पीड क्या है, कॉइल कितनी दफा घूम रहा है, वो तो हमने उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. टाइम पीरियड पे कोई फर्क, इसका एक और कॉलम हो सकता था टाइम पीरियड. फ्रीक्वेंसी पे फर्क नहीं, टाइम पीरियड पे फर्क. फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, टाइम पीरियड कम हो जाए. लास्ट ये बताएंगे आप, कॉइल इज टर्न्ड फास्टर, व्हाट विल हैपन, जल्दी से बताओ. Increase, very good. If the coil is turned faster, we get more EMF. What about the frequency? Increase. What about time period? Frequency तो बढ़ेगी ना, speed और frequency समझ लो directly proportional. समझ लो.
स्पीड बढ़ेगी, इट विल टर्न मोर नंबर ऑफ टाइम्स इन 1 सेकेंड. व्हाट अबाउट टाइम पीरियड? अगर टाइम पीरियड होता तो डिक्रीज. फ्रीक्वेंसी, स्पीड बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, टाइम पीरियड कम. फ्रीक्वेंसी होती है कितने नंबर ऑफ वेव्स बन रही हैं एक सेकंड में, कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो रिवॉल्व कर रहा है. ओके, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, और वो है, ये लग रहा है, ओके ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है. ये करवाओ या ये करवाओ? ये आप घर से कर लेना, लास्ट वाला उस पे भेजा, ये अभी मैं करवा दूं. ओके, ये बेसिक क्वेश्चन है, इसमें जनरेटर नहीं है बट जनरेटर अफेक्ट है. जनरेटर अफेक्ट है. कैसे जनरेटर अफेक्ट है? क्योंकि इसमें बैटरी नहीं दी हुई, इसमें वायर दिया हुआ है. और इस वक्त मैं अगर आपको बोलूं इमेजिनरी फील्ड लाइंस ड्रॉ करो तो आप ऐसे ड्रॉ कर दोगे. लेट्स से आपने दो फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दी. इस वक्त ये वायर कितनी फील्ड लाइंस को कट कर रही है? दो फील्ड लाइंस को कट कर रही है. क्वेश्चन, अगर मैं इस वायर पे फोर्स लगाऊं अपवर्ड्स, तो दो फील्ड लाइन से कितनी फील्ड लाइंस कट करेंगी? फिर जीरो. अग्रीड? Will there be a current induced in the wire? Yes. And we will get that current at the output. And we know this current. तो ये क्या बोला है? End A of the rod is connected to the, अच्छा सॉरी, इस वक्त ये जनरेटर है या मोटर है? मोटर है. क्यों? क्योंकि करंट हमने प्रोवाइड किया. कैन यू सी, करंट हमने प्रोवाइड किया हुआ. तो करंट हमने प्रोवाइड किया हुआ. ओके, तो अब मुझे बताओ क्वेश्चन क्या बोल रहा है. इस वक्त ये मोटर अफेक्ट का क्वेश्चन है बिकॉज वी हैव प्रोवाइडेड करंट. Is this the direction of current? Do you agree? और इसमें फोर्स फील होगी इस वायर को कि नहीं? फोर्स फील होगी. फोर्स फील होगी. क्यों फोर्स फील होगी? मोटर अफेक्ट का क्वेश्चन. सर इस वायर में करंट है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी और बाहर की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरैक्ट करेंगी, तो वायर को क्या फील होगी? फोर्स. फोर्स की डायरेक्शन जानने के लिए कौन सा रूल यूज करते थे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड. इफ आई आस्क यू टू टेल मी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, व्हाट यू विल डू? Magnetic field line north to south, current like this, thumb showing downwards. तो इसको एक force feel होगी, that will be downwards. अब देखते हैं सवाल में क्या पूछा है. सवाल में पूछा है draw arrows to show the direction of current. वो हमने draw कर लिया था. उसको लेबल क्या करना था? C. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसको लेबल क्या करना था? M. एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसको क्या लेबल करना था? F. तो मैंने एक F तो कर दिया, इसको मुझे C ड्रॉ लेबल करना चाहिए था और इसको M. ठीक है, ये तीन एरोस बनाने थे. मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, करंट, और इसके लिए कौन सा रूल यूज किया? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड. लेफ्ट हैंड. क्वेश्चन, द पावर सप्लाई इज रिमूव्ड. अब मुझे बताओ अगर पावर सप्लाई रिमूव कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? जनरेटर. क्या बन जाएगा? अगर हम इसको करंट नहीं दें बल्कि इसको हम फोर्स दे दें, इट विल एक्ट लाइक अ जनरेटर, इट विल प्रोड्यूस करंट, ऑपोजिट ऑफ मोटर. तो हमने एक सेंसिटिव वोल्ट मीटर लगा दिया. पावर सप्लाई की जगह पे क्या लगा दिया? सेंसिटिव. ये प्लीज गौर से समझना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है. मोटर और जनरेटर दोनों मिला के क्वेश्चन है. पहला पार्ट मोटर था, अगला पार्ट जनरेटर. कह रहे हैं मोटर में से अगर बैटरी हटा दो और उसकी जगह वोल्ट मीटर लगा दो, यू विल गेट करंट व्हेन यू अप्लाई फोर्स ऑन द वायर. सही है? When you apply current, you get force. But if you apply force, you get current. That's generator. So when the rod is moved upwards or downwards, there is a reading on the voltmeter. कह रहे जब इस वायर को या तो अपवर्ड फोर्स लगाओ या डाउनवर्ड फोर्स लगाओ तो एक वोल्टमीटर पे रीडिंग मिलती है. Why there is a reading on the voltmeter? वही EMF वाला जवाब. As the wire moves, there upwards or downwards, there is a change भी बोल सकते हो या there is a decrease भी बोल सकते हो. There is a change in the number of magnetic field lines cutting the wire, hence an EMF is induced in the wire, which is shown by the deflection of the voltmeter needle. समझ आ रही है बात कि नहीं? Next part क्या है? The reading on the voltmeter is increased by using a stronger magnetic field. One other way of producing a larger reading on the voltmeter. बताएं? How do we get our larger reading on the voltmeter? Stronger magnet के अलावा. By the way, ये remove हो गया है, इसकी जगह voltmeter आ गया है. इस पे या तो upward force लगाओ या तो downward force लगाओ. Magnetic तो हम एक increase the force या move it with a greater speed. Move the wire with a greater speed या increase the amount of force. That's the only answer. ठीक है? अच्छा मुझे बताओ अगर मैं आपसे पूछूं when the wire is moved to the right,
What will be observed on the voltmeter, Aman? If the wire is moved to the right, what is observed on the voltmeter? Nothing is observed. The voltmeter stays undeflected at 0. Why? Will you say the force is parallel to magnetic field, or will you say there is no change in the number of magnetic field lines cutting the wire? There is no change. हालांकि दूसरा आंसर भी ठीक है, बट वो एग्जामिनेशन के लिए एग्जाम में नहीं लिखना है. पैरेलल वाली बात आप क्या लिखोगे? There is no change in the number. So when we move it parallel to magnetic field, there is no change. Have you understood this? हाँ, समझ आ गया इंडक्शन के क्वेश्चंस? आई होप अब जब आप करोगे, मैंने आपको एक चैलेंज दिया था, किसी भी टॉपिक के 10 सवाल कर लो, 11वां सवाल रिपीटेड होता है. तो अभी हमने सिर्फ 4 किए, 5 भी नहीं किए, 5वां रह गया होमवर्क के लिए. If you do 10 theory questions of any topic, I can guarantee 11th one will be 90%. 90% of the question you should be able to do. It will be almost repeated, similar. ठीक हो गई बात कि नहीं? So go home, और क्योंकि अभी अभी किया इंडक्शन, तो घर जाके इंडक्शन के और सवाल ढूंढ के कर लो. सही है? बाय बाय.